नमस्कार दोस्तों। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं इसकी रूपरेखा आपको दे दूं तो सेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और इसको पूरा मैं एक्सप्लेन करता हूँ आज डिटेल में। देखिए भाई, सबसे पहले तो ये है कि एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क के एग्जाम आने वाले हैं। तो एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क के जो एग्जाम है उसमें बेसिकली क्रिटिकल रीजनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो हम इसमें पूरे क्रिटिकल रीजनिंग के सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। 14-15 क्लासेस लगेंगी। क्लासेस में बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ कई क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। हर टॉपिक में मैं सोच रहा हूँ कि 20 से 25-30 सवाल तक करवाए जाएं, ताकि एक आपको एक अंदाजा हो जाए कि पेपर में कैसे इन सवालों को करना है। 12 से 15 क्वेश्चन एसबीआई पीओ और क्लर्क दोनों में मिला के आते हैं। 7 क्वेश्चन एसबीआई क्लर्क में आ जाते हैं, 7 से 11, और इतने ही क्वेश्चन आपके 7-8 क्वेश्चन आपके एसबीआई पीओ में भी आते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। अब देखिए भाई, सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेटमेंट अजम्पशन। ठीक, ये क्रिटिकल रीजनिंग का पहला टॉपिक है। तो पहले थोड़ा क्रिटिकल रीजनिंग के बारे में समझ लेते हैं कि इसमें और लॉजिकल रीजनिंग में क्या डिफरेंस है। ठीक, तो देखिए, सवाल की तरफ बढ़ने से पहले पहले मैं आपको थोड़ा सा ये समझा देता हूँ कि क्रिटिकल रीजनिंग में क्या डिफरेंस होता है लॉजिकल रीजनिंग से। देखिए, जो जनरली आप रीजनिंग पढ़ते हैं वो लॉजिकल रीजनिंग है, एलआर कहते हैं उसको, और ये क्रिटिकल रीजनिंग है। देखिए, क्रिटिकल रीजनिंग के लिए दो इंपॉर्टेंट चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक तो पहली आवश्यकता होती है कि आपका इंग्लिश पे यानी लैंग्वेज पे, आप तो जनरली इंग्लिश पे ही पेपर देंगे या हिंदी में देंगे, तो लैंग्वेजेस में आपका लैंग्वेज में आपका बड़ा कमांड होना चाहिए। तो कमांड का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। बेसिक बेसिक वर्ड्स के मीनिंग भी हम लोग को समझने में दिक्कत आती है। जैसे जनरली आपने अभी तो पूरा, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि लॉजिकल रीजनिंग आपने पढ़ लिया होगा। तो अब जैसे मैंने आपको एक सिंपल सा स्टेटमेंट दिया, ऑनेस्टी, सही, या फिर ऐसे कर लेते हैं और सिंपल, ठीक है, हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, सपोज ये मैंने ऐसा आपको एक स्टेटमेंट दिया। अब और मैंने ये स्टेटमेंट देते ही आपसे ये क्वेश्चन पूछा कि ये बताओ कि मैं ये सोच रहा हूँ, ये कंक्लूजन ऐसा है। ठीक है, ये जनरली स्कूल में भी आपके होता होगा, टीचर आपसे बोलती होगी भाई हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, सही है, और फिर क्या होता होगा, वो आपसे ये बोलती होगी कि यार तुम हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो तो तुम्हें सक्सेस नहीं मिलेगी। सही है, ये एक बहुत जनरल चीज है। अब क्या है हिसाब किताब, देखो, हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, ये जिसने भी कहा उसने क्या कहा, हार्ड वर्क का लेना देना सक्सेस से। क्या उसने ये कहा कि हार्ड वर्क नहीं करोगे तो सक्सेस नहीं मिलेगी? नहीं, उसने ऐसा नहीं कहा। उसने क्या कहा है, उसने कहा है जो हार्ड वर्क करेगा उसे सक्सेस मिलेगी। सही, उसने ये तो कहा ही नहीं कि जो हार्ड वर्क नहीं करेगा उसे क्या मिलेगी। सही, ये तो आपने खुद ही अज्यूम कर लिया, ये खुद ही कंक्लूड कर दिया आपने। भाई सामने वाले ने तो ये बात ही नहीं कही। आपको क्या लगता है कि उसने ऐसा कोट बनाया, हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, तो वो ये कोट नहीं बना सकता था उसी के नीचे, नॉट डूइंग हार्ड वर्क इज लीडिंग टू फेलियर? वो बना सकता था कोड, पर ऐसा कोई कोड है ही नहीं। कोड कैसा है, हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, तो नीचे वाली बात गलत कंक्लूजन है। सही, सही कंक्लूजन क्या है, हार्ड वर्क विल लीड टू सक्सेस। अब देखिए, इसमें भी बहुत सारे इफ एंड बट हैं। अगर आप इतना पहले से भी जानते हैं तो भी इसमें बहुत सारे इफ एंड बट हैं। भाई इसने तो एक्सप्लेन ही नहीं करा कि सक्सेस क्या होता है। सही, इसीलिए आपको कई लोग ये कहते हुए मिल जाएंगे, यार मैंने तो बहुत हार्ड वर्क करा था और मुझे सक्सेस ही नहीं मिली। अब खुद सोचो, क्या उसने एक्सप्लेन करा है व्हाट डू यू मीन बाय सक्सेस? क्योंकि सक्सेस तो एक क्वालिटेटिव वर्ड है। क्वालिटेटिव वर्ड का मतलब इसका मीनिंग सबके लिए अलग अलग। सही, हाँ, तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, यही है इंग्लिश लैंग्वेज में कमांड। क्या है जो बोला जा रहा है, क्या आप उतना समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, या आप अपना एक्स्ट्रा इनपुट उसमें डाल रहे हो, अपने एक्स्ट्रा अजम्पशंस उसमें डाल रहे हो। देखो, क्रिटिकल रीजनिंग की सबसे बड़ी खासियत ये है कि अगर ये आपका ठीक हो गया ना, तो आपके इंग्लिश में भी जो पैसेज वाले क्वेश्चन होते हैं, जो टफ पैसेज के क्वेश्चन आते हैं, वो भी आपके बड़े आसानी से हो जाएंगे, क्योंकि उसमें जो सेंट्रल आइडिया है वो आप बहुत बढ़िया से समझ पाओगे, बिकॉज वो भी क्रिटिकल रीजनिंग है। तो ऑथर क्या कहना चाह रहा है यही आपको समझना है, उसमें अपना अजम्पशन मिनिमम डालना है। सही है, जो कहा जा रहा है उतना ही, और ये अगर आप सही से समझ गए तो आपको लॉस समझने में भी बड़ा वो आसानी वो पड़ेगी, कॉन्स्टिट्यूशन समझने में भी बड़ी आसानी पड़ेगी, क्योंकि जितना कहा जा रहा है उतना ही समझना है, अपनी तरफ से कोई अजम्पशन नहीं लाना। ये बहुत मुश्किल है। सही है, ये
ये समझ पाना कि अपनी तरफ से कोई अजम्पशन नहीं लाना। आप जैसे इंग्लिश में पैसेज करते हो तो आप सेंट्रल आइडिया निकालते हो। अब अच्छा है कि वहां पे 4 ऑप्शन दिए रहते हैं या 5 ऑप्शन दिए रहते हैं। इन 4-5 ऑप्शन में तो क्रिटिकल रीजनिंग के लिए पहली सबसे चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है लैंग्वेज पे कमांड। लैंग्वेज पे आपका बहुत बढ़िया कमांड होना चाहिए। सही है, जितना कहा जा रहा है अजम्पशन आपको मिनिमम लेने, अपनी तरफ से कुछ नहीं सोचना, जो ऑथर कह रहा है उतना ही समझना है। जैसे मैंने अभी आपको समझाया, ठीक है, कि हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस से समझाया कि उसने ये बोला है कि हार्ड वर्क करने से क्या होगा, उसने ये नहीं बोला कि हार्ड वर्क ना करने से क्या होगा। सही है, तो उतना ही अजम्पशन। तो ये क्या होता है। अच्छा, इसमें एक और चीज की बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो है आपकी रीडिंग स्पीड। कई बार क्या होता है, जैसे मैं आपको बहुत सिंपल बताता हूँ, इसका तो यूज आपको मल्टीपल जगह मिलेगा, मतलब बहुत सारी जगह इसका यूज होगा। जैसे इसका यूज आपका मैथ्स में हो जाएगा, इसका यूज आपका एलआर में हो जाएगा, इसका यूज आपका क्रिटिकल रीजनिंग में हो जाएगा, इसका यूज आपका इंग्लिश में हो जाएगा। कैसे, जैसे हम ना कोई बड़ा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, जैसे अभी मैं एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ आगे। तो जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, ये काफी बड़ा क्वेश्चन है। अब होता क्या है, जब हम इसको पढ़ते हैं ना तो हम ऐसे पढ़ते हैं, देखो आपको महसूस नहीं होता कभी, आप पढ़ते कैसे, द मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड वे टू प्रमोट एनर्जी एफिशिएंसी, यहाँ के बाद आप भूल जाते हो आगे क्या लिखा था। फिर जब आप यहाँ पढ़ते हो ना रिड्यूस ऑटोमोबाइल पोल्यूशन, फिर आप यहाँ दोबारा एक बार देखते हो। और ऐसा करते करते आप यहाँ तक एक्चुअली इसको 4 बार पढ़ लेते हो। उसके बाद जब ये क्वेश्चन पढ़ते हो ना आप फिर से इसको देखते हो, ये कहाँ लिखा था ऐसा कीवर्ड। ये इसलिए होता है बिकॉज आपकी जो रीडिंग स्पीड है वो जो है वो काफी स्लो। सही है, ये एक ही बार में पढ़ने में आना चाहिए। ऐसा ही आपके साथ मैथ्स में भी होता है। सही है, हाँ, मैथ्स में भी आपको क्वेश्चन 1 से 2 बार, 2 से 3 बार पढ़ना पड़ता है, उसके बाद आप अंदाज लगाते हो। तो रीडिंग स्पीड अपनी बढ़ानी है। ये कैसे बढ़ेगी, न्यूज़पेपर पढ़ने से। सही है, हाँ, रोज आप न्यूज़पेपर पढ़ो तो इससे रीडिंग स्पीड बढ़ती है। सही है, तो रीडिंग स्पीड में भी काम करना है। तो क्रिटिकल रीजनिंग के लिए 2 चीजें चाहिए, एक तो लैंग्वेज, दूसरा लॉजिक। सही है, अच्छा, लॉजिक भी सीधा नहीं होता। देखिए कई लोग सोचते हैं कि लॉजिक अगर आ जाए तो मेरा काम चल जाएगा, नहीं। सबसे पहले आपकी रीडिंग स्किल बढ़िया होनी चाहिए। सही है, कई बार ऐसा होता है कि हमें दिखता ही नहीं क्या लिखा है। हाँ, सही बात है, कई बार हम मिस कर देते हैं कि हमें वहां जो लिखा रहता है। अगर आपने पढ़ा सही से, उसके बाद एक और इशू आता है इंटरप्रिटेशन का। आप जो इंटरप्रेट करते हो वही गलत हो जाता है, मतलब जो आप हिंदी में ट्रांसलेट करते हो ना, जो आप समझते हो क्वेश्चन को, वही गलत हो जाता है। यहाँ ये दोनों स्टेप अगर सही हो तो लॉजिक काम का है, वरना लॉजिक किसी काम का नहीं। तो क्रिटिकल रीजनिंग में 2 चीजें ध्यान रखनी है, एक लैंग्वेज, दूसरा लॉजिक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो भाई, तो पहला चैप्टर इसका है स्टेटमेंट और अजम्पशंस। थोड़ा स्टेटमेंट और अजम्पशंस को क्लियरली समझते हैं। देखो स्टेटमेंट और अजम्पशन में क्या है, अगर हम देखें तो स्टेटमेंट क्या है, एक अगर स्टेटमेंट की हम डेफिनेशन देखें तो स्टेटमेंट क्या है, फॉर्मल अकाउंट ऑफ सर्टेन फैक्ट्स, व्यू, प्रॉब्लम और सिचुएशन एक्सप्रेस्ड इन द वर्ड। सही है, तो एक फॉर्मल अकाउंट है, मतलब जैसे स्टेटमेंट क्या हो सकता है, उसमें एक बेसिक जानकारी दी हो सकती है, बेसिक फैक्ट हो सकता है, किसी का व्यू हो सकता है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ये बेसिक डेफिनेशन है। तो स्टेटमेंट मतलब अगर हम वो देखें तो इस ये मतलब क्या है, एक रॉ फैक्ट है, इंफॉर्मेशन है। अगर मैं एक ही वर्ड में बोलूं तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन इसमें आपको मिली है। अजम्पशन क्या होता है, देखो अजम्पशन आया कहां से, पहले ये समझो। क्या हुआ कि जैसे जैसे लैंग्वेज बढ़ती गई ना आगे, जैसे जैसे लैंग्वेज का विकास होता गया, तो मनुष्य ने ये सीखा कि यार लंबा बोलना नहीं है। अब जैसे आप इंटरव्यू दोगे, आप कहीं स्पीच देते हो, तो होता ही टाइम बहुत कम है, मिनिमम टाइम होता है। अब जब मिनिमम टाइम होता है तो ह्यूमन ने वेरी ल्यूसिड वे, यानी बहुत ही जो वर्ड्स हैं उनका सही तरीके से प्रयोग करके अपनी बड़ी बात को कम समय में कहना होता है, बिकॉज वर्ड जो समय है वो काफी कम है। तो ह्यूमन ने क्रिस्पियर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन बनाया कि कम से कम बोलना है, मिनिमम। और इसमें होता क्या है, इसमें होता यह है कि सामने वाले को हम ये मान के चलते हैं कि इतना तो इसको आता ही होगा। जैसे अभी मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्या मान के चल रहा हूँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि भाई आपको इंग्लिश तो आती ही होगी बेसिक, तभी तो ये मैंने इंग्लिश में लिखा है ना। मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको इतनी बेसिक तो इंग्लिश आती ही होगी। सही है, तो ये अजम्पशन है, इस क्लास का ये अजम्पशन है कि मैं हिंदी बोल रहा हूँ तो आपको हिंदी आती है, मैं इंग्लिश में स्लाइड लाया हूं तो आपको इंग्लिश भी आती है पढ़ना। ये दोनों अजम्पशन है इस क्लास का। तो यही आप समझिए, जब हम बोलते हैं ना तो हम स्टेटमेंट्स को स्मॉलर और क्रिस्पियर बोलना चाहते हैं, यही तो है बढ़िया कम्युनिकेशन। तो इसमें जो हम ये इसको क्रिस्पियर करते हैं तो हम बहुत सारी चीजों को ये मान के चलते हैं, स्पीकर ये ग्रांटेड लेके चलता है कि मनु ये जो मेरे सुनने वाले लोग हैं इनको इतनी चीजें पता ही होंगी।
सही है? तो इसी को अजम्पशन कहते हैं। अब देखिए अजम्पशन भी दो टाइप का होता है, सही है? एक होता है एक्सप्लिसिट और एक होता है इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट मतलब ऐसा, एक्सप्लिसिट वर्ड का मतलब क्या है? एक्सप्लिसिट वर्ड का मतलब है ऐसा स्टेटमेंट या ऐसी बात जो मैंने बोल दी हो, जो प्रत्यक्ष हो। और इम्प्लिसिट का मतलब क्या है? जो छुपी हुई हो, सही है? तो इम्प्लिसिट ही हमेशा अजम्पशन होता है। इम्प्लिसिट का मतलब समथिंग दैट इज सजेस्टेड और अंडरस्टूड दो इट इज नॉट प्लेनली एक्सप्रेस्ड, सही है? उसे एक्सप्रेस नहीं किया गया है पर ये मान लिया गया है कि वो ठीक ही होगी, सही है? जैसे हम आपसे कहते हैं कि आप भाई 12th करने के बाद आप बैंक की तैयारी स्टार्ट करते हो, सही है? या ग्रेजुएशन करने के बाद करते हो, तो हम आपको पहले दिन ये थोड़ी सिखाते हैं कि 25 प्लस 27 में एडिशन ऐसे करेंगे। क्यों? हम ये क्यों नहीं सिखाते हैं आपको? हम ये मान के चलते हैं कि भाई एडिशन तो इसको आता ही होगा जब इसने 12th पास कर लिया होगा। तो यही है क्या? अजम्पशन। अजम्पशन हमेशा इस इम्प्लिसिट होता है, एक्सप्लिसिट नहीं होता। जो एक्सप्लिसिट है वो स्टेटमेंट है, जो प्रत्यक्ष है वो स्टेटमेंट है। अगर मैंने स्टेटमेंट में ही वो बात बोल दी तो उसमें कुछ अजम्पशन करने का नहीं है, वो बात मैंने क्लियरली बोल दी। समझ रहा? हाँ, तो ये आपको ध्यान देना है, स्टेटमेंट की डेफिनेशन, अजम्पशन की डेफिनेशन और इम्प्लिसिट क्या। अब आगे बढ़ते हैं। अब अजम्पशन को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मोहन इज वर्किंग हार्ड, ही विल बी सक्सेसफुल। मोहन इज वर्किंग हार्ड, ही विल बी सक्सेसफुल। तो मोहन इज वर्किंग हार्ड, ही विल बी सक्सेसफुल। अब जरा ध्यान से देखो आप, तो इसमें दो अलग अलग बातें हैं। मोहन इज वर्किंग हार्ड, ही विल बी सक्सेसफुल। तो पहला स्टेटमेंट है मोहन इज वर्किंग हार्ड, दूसरा है ही विल बी सक्सेसफुल। दो स्टेटमेंट है इसमें, ठीक है? अब जरा ये यहाँ पे ध्यान से समझो कि इसमें दो अलग अलग आपके एस्पेक्ट है। पहला एस्पेक्ट है वर्क हार्ड करना और दूसरा एस्पेक्ट क्या है? एस्पेक्ट वन। और दूसरा एस्पेक्ट है सक्सेसफुल होना। ये दो चीजें हैं अलग अलग, सही है? अब जरा यहाँ पे ये समझो ध्यान से कि वर्किंग हार्ड का सक्सेसफुल होने से कुछ लेना देना है, ऐसा कौन बोल रहा है? ऐसा स्पीकर बोल रहा है। तभी तो वो बोल रहा है कि मोहन हार्ड वर्क करता है वो सक्सेसफुल हो जाएगा, ये उसका कहना है। तो वो क्या मान के चल रहा है कि जो हार्ड वर्क करने से सक्सेस का कुछ लेना देना है। तो उसके दिमाग में ये अजम्पशन है जो वो आपको नहीं बता रहा है कि वर्किंग हार्ड विल लीड टू सक्सेस। ये उसके दिमाग में, वो आपको नहीं बता रहा है, इसीलिए तो वो कह रहा है मोहन इज वर्किंग हार्ड, ही विल बी सक्सेस। यही बात समझ में आपको? हाँ, तो ये यहाँ पे समझना, ठीक? तो ये अजम्पशन है जो छुपा हुआ है। अजम्पशन क्या है? वर्किंग हार्ड और सक्सेस, ये अजम्पशन, ठीक है? अब इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं तो थोड़ा और समझ में आएगा। जैसे, सही है? इससे पहले क्वेश्चन करने से पहले हम क्या देख लेते हैं, थोड़ी अप्रोच देख लेते हैं कि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। तो अलग अलग अप्रोचेस में हम अलग अलग टाइप्स को समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखो, एक कीवर्ड, कीवर्ड क्या होता है? जब भी आप पढ़े तो कीवर्ड्स कई बार लिखे रहते हैं, तो उनको देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे कुछ कीवर्ड होते हैं ऑल, ओनली, एवरी, ऐसे कीवर्ड जो होते हैं ना, ये डेफिनेटिव होते हैं। डेफिनेटिव का मतलब ये है कि ये क्लियरली बता रहे होते हैं कि यहां पर कोई भी, जैसे अगर मैं बोल दूं आई हैव टू चिल्ड्रन, वन ऑफ देम इज गर्ल, और मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि एक तो लड़की है, समझ में आ गया, दूसरा क्या होगा? तो यहां पर जो सेकंड मेरा बच्चा है, सही है, वो गर्ल भी हो सकता है और बॉय भी हो सकता है। देखो क्लैरिटी नहीं है, पर अगर थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ ओनली लगा दूं, अब पूरी क्लैरिटी है। आई हैव टू चिल्ड्रन, मेरे दो बच्चे हैं और ओनली वन ऑफ देम इज गर्ल। तो अब यहाँ क्लियर है कि दूसरा क्या होगा? वो बॉय ही होगा, सही है? ओनली लगाते ही क्या आया? डेफिनेटिव पार्ट आ गया उसमें कि ये चीज डेफिनेटिव हो गई। अब यहीं पर कुछ वर्ड ऐसे होते हैं सम, अ फ्यू, मैनी, इसमें क्या होता है? डेफिनेटिव पार्ट नहीं होता, सही है? तो ये ध्यान रखना है कि उसने कैसे इसका यूज किया है, क्या कहाँ किस वर्ड का यूज किया है। अब इसी चीज को चलो एग्जाम्पल में समझ लेते हैं, सही है? जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ भी है, यूज इंटायर टाइम फॉर स्टडी, अपना पूरा समय पढ़ने में लगाओ। अब इसी बात को वो कैसे बोले? यूज सम टाइम फॉर स्टडी। दोनों में डिफरेंस है।
इंटायर टाइम मतलब जितना मैंने तुमको समय दिया है या जितना तुम्हारे पास है पूरा किस में लगना चाहिए, पढ़ाई में। और जब वो बोलता है सम टाइम, तो इसका मतलब क्या होता है, कोई भी टाइम जितना तुम्हारे पास है उसमें से कुछ। अब ये कुछ कितना हो सकता है, 1 घंटा हो सकता है भाई, 10 मिनट हो सकते हैं, 24 घंटे में से ये 10 घंटे भी हो सकते हैं। तो सम से यहाँ कोई क्लैरिटी नहीं आ रही, सही है। पर इंटायर टाइम से पूरी क्लैरिटी, जितना समय है उतना पढ़ाई में दो। तो यहाँ पर जैसा स्टेटमेंट वैसा ही कंक्लूजन है, ये ध्यान देना। अब अगर मैं बोलूं इसका कंक्लूजन ये है कि ही शुड डिवोट 24 आवर्स टू स्टडी, तो ये क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। उसे पूरे के पूरे 24 घंटे स्टडी को देने हैं, क्योंकि उसने क्या बोला, इंटायर टाइम। यहां मैं कुछ कंक्लूजन ही नहीं दे सकता, यहां मैं ये बोल ही नहीं सकता ही शुड डिवोट 1 आवर टू स्टडी। तो आप कहोगे सम का मतलब जरूरी थोड़ी है कि 1 आवर हो, वो 2 आवर भी हो सकता है, 3 आवर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर वो कंक्लूजन गलत हो जाए, पर यहां पर वो कंक्लूजन क्लियर है। तो स्टेटमेंट के हिसाब से क्या होगा, कंक्लूजन बनेगा, सही है। अब जैसे एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। सारे क्वेश्चन मैं ही करूंगा, आप ध्यान से देखो, आप वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन, द इंडियन हॉकी टीम इज अनेबल टू राइज टू द ओकेजन, द टीम शुड बी ट्रेन्ड बाय फॉरेन कोच, सही है भाई। तो वो हॉकी टीम ने बढ़िया परफॉर्म नहीं करा होगा, तो अब वो व्यक्ति बोल रहा है कि यार इंडियन टीम को जो है फॉरेन कोच से ट्रेनिंग लेनी चाहिए। अब देखते हैं इसमें क्या क्या अजम्पशन है। देखो एक अजम्पशन क्लियरली दिख रहा है कि भाई जो इंडियन टीम है ना, इसने बढ़िया नहीं खेला, तो ये बढ़िया कैसे खेल सकते हैं जब उनको फॉरेन कोच ट्रेनिंग देगा, सही है, बेसिक अजम्पशन है। अब ये जो बेसिक अजम्पशन है, ध्यान से देखना, सही है, ये बेसिक अजम्पशन जो है ये तो हमें अभी बिना पढ़े ही आ गया कि यार कुछ तो ऐसा है कि टीम के खेलने का लेना देना फॉरेन कोच से। और ऑथर ये मानता है, जिसने स्टेटमेंट दिया वो ये मानता है कि अगर टीम को बढ़िया खेलना है तो फॉरेन कोच से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। अब अजम्पशन में आते हैं, फॉरेन कोच ट्रेनिंग इज द बेस्ट मेथड। अब ये देखो ध्यान दो जरा, इज द बेस्ट, उसने यहाँ किस वर्ड का यूज किया, शुड। शुड मतलब करना चाहिए, उसने ऐसा नहीं बोला मस्ट, सही है, या ओनली, ऐसा तो उसने कुछ बोला नहीं। उसने कहा द टीम शुड बी ट्रेन्ड बाय, तो बेस्ट कैसे आ सकता है, बेस्ट डेफिनेटिव वर्ड है जबकि शुड डेफिनेटिव नहीं है, सही, पहली बात। अब जरा सेकंड लाइन पढ़ो, फॉरेन कोच ट्रेनिंग इज रीजनेबली गुड सॉल्यूशन। रीजनेबली गुड इसका मतलब कि हाँ रीजनेबली ठीक ठाक है। अब खुद सोचो, यहां इसने क्या बोला है, शुड, यहां रीजनेबली गुड लगता है हाँ ठीक है, क्योंकि जैसा उसका टोन है वैसा ही कंक्लूजन अजम्पशन में उसका टोन होगा। भाई जो आदमी स्टेटमेंट देता है, जैसी उसकी टोन स्टेटमेंट में होगी वैसी तो उसकी टोन अजम्पशन में भी होगी। क्या वो यहाँ ये नहीं कह सकता था द टीम मस्ट बी ट्रेन्ड बाय फॉरेन कोच, तब द बेस्ट सही हो जाता। पर अब रीजनेबली गुड ठीक है। अब तीसरा पढ़ते हैं, फॉरेन कोच ट्रेनिंग इज दी ओनली, देखो एकमात्र है, एकमात्र में कोई शुड बोलता है, वहां क्या बोलेगा, मस्ट या ओनली, दोनों। अब इसने क्या बोला है, शुड, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत है, ये दोनों गलत है, ये वाला सही है। अब अगला पढ़ो, फॉरेन कोच ट्रेनिंग विल पुट इंडियन हॉकी टीम ऑन द विनिंग ट्रैक। विल पुट मतलब ही इज श्योर, 100% श्योर कि ऐसा हो जाएगा। पर वहां उसको देखो, अगर वो श्योर होता तो क्या बोलता, मस्ट। वो ये नहीं बोल रहा है कि यही एक तरीका है, वो क्या बोल रहा है, ये इससे सुधार हो सकता है, होना चाहिए, सही है। वो एक वन ऑफ द मेथड सजेस्ट कर रहा है। अब नीचे देखो फिफ्थ वाला स्टेटमेंट, फॉरेन कोच ट्रेनिंग वुड किसको दिखाता है, पॉसिबिलिटी को, संभावना को, और वुड से भी काम पूरा नहीं होता, तो उसने क्या बोला, वुड प्रोबेबली सॉल्व द परफॉर्मेंस। तो इसका मतलब ये भी ठीक है। तो जैसा स्टेटमेंट है वैसा ही अजम्पशन होगा और वैसा ही कंक्लूजन होगा। कंक्लूजन क्या होता है, देखो स्टेटमेंट और अजम्पशन के बीच में गैप होता है, उस गैप को जो भरता है ना वो अजम्पशन है। पीछे वाले क्वेश्चन में देखो, मोहन इज वर्किंग हार्ड, ही विल बी सक्सेसफुल, तो ही विल बी सक्सेसफुल कंक्लूजन भी हो सकता है। अब इसके बीच में गैप है, वो गैप क्या है भाई, वर्किंग हार्ड का लेना देना सक्सेसफुल से क्या, वो क्या है, नहीं है ना लेना देना। इसीलिए तो कई लोग ये भी कह देते हैं भाई कि रिक्शा चलाने वाला इतनी मेहनत करता है वो सक्सेसफुल थोड़ी होगा, कई लोग ऐसा भी कह देते हैं। पर यहाँ जो ऑथर कह रहा है उसके दिमाग में क्या है, जो हार्डवर्क करता है वो सक्सेस पाता है। और हमें किसका अजम्पशन लेना है, एक बात और ध्यान देनी है, आपको अपना अजम्पशन नहीं लेना है, आपको अजम्पशन लेना है ऑथर का।
क्योंकि हमें ऑथर के कंक्लूजन से मतलब है, आपके कंक्लूजन से नहीं। सही कंक्लूजन हमेशा वो होगा जो ऑथर का होगा, और सही अजम्पशन क्या होगा, जो ऑथर का होगा। तो आपको उतना ही अजम्पशन पकड़ना है जितना ऑथर ने कहा है, अपना दिमाग उसमें नहीं लगाना, कोई भी बाहर से डेटा नहीं लेना, मतलब सीधी बात ये। ठीक, अभी और क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आएगा। तो कीवर्ड्स वाला है, हमने एक टाइप देखा, एक ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। दूसरा तरीका क्या है, देखो दूसरा टाइप होता है नोटिस, अपील और एडवर्टाइजमेंट। अब इसमें अजम्पशंस कैसे कैसे होते हैं, देखो तीन अलग अलग चीजें हैं, नोटिस, अपील और एडवर्टाइजमेंट। सबसे पहले नोटिस के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए नोटिस मतलब क्या होता है, जैसे आपने स्कूल में नोटिस बोर्ड में नोटिस लगा हुआ देखेगा और देखा होगा। अब ये जो नोटिस लगा रहता है ना, ये नोटिस हमेशा कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती है, वो लगाती है। जैसे आपके स्कूल के केस में स्कूल थी ऑर्गेनाइजेशन, सही है। दूसरा क्या है, उस वो ऑर्गेनाइजेशन लगाती है और उस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं, सही है, या जितने भी लोग होते हैं वो उस सब नोटिस को फॉलो करते हैं। जैसे सपोज ऐसा हो गया, रोज क्लास 10 बजे से चलती थी, एक दिन नोटिस लगा स्कूल में कि कल क्लास 9 बजे से चलेगी। अब आप खुद सोचो, क्या टीचर भी 9 बजे आएंगे? बिल्कुल आएंगे, तभी तो क्लास चल पाएगी। स्टूडेंट क्या 9 बजे आएंगे? बिल्कुल आएंगे। तो ये नोटिस हमेशा ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आता है, सही है। और एक बात ध्यान से रखिए, वो समझिए, नोटिस जब भी आएगा तो वो बेनिफिशियल होगा किसके लिए? ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो बेनिफिशियल होगा। स्कूल में नोटिस लगा तो वो आपके लिए बेनिफिशियल हो भी सकता है, नहीं, ये बच्चे और टीचर के लिए बेनिफिशियल हो भी सकता है कि नहीं, कि वो सुबह 9 बजे आए। पर ये ऑर्गेनाइजेशन स्कूल के लिए बढ़िया होगा, बेनिफिशियल होगा, हाँ बिल्कुल, तभी स्कूल ने नोटिस लगाया। ठीक है, ये पहला अजम्पशन है नोटिस में। दूसरा क्या है, देखो दूसरा ये है कि इट विल बी बेनिफिशियल, सही है। जैसे पब्लिक इंटरेस्ट का नोटिस होता है, तो जो नोटिस लगाता है ना, या ये उसकी ड्यूटी है। जैसे समझिए आपके स्कूल में नोटिस कोई व्यक्ति लगाता हो, तो स्कूल का प्रिंसिपल अगर आपके वहां नोटिस लगाता है, सपोज अक्सर स्कूलों में पीएन लगाते हैं, तो पीएन का काम ही है नोटिस लगाना। और वो नोटिस आता किसकी तरफ से, या तो रजिस्ट्रार की तरफ से या स्कूल के प्रिंसिपल की तरफ से। कभी ऐसा नहीं होगा आपका मैथ्स का टीचर कोई नोटिस बोर्ड में नोटिस लगा देगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो नोटिस हमेशा उस अथॉरिटी के द्वारा आता है जो जिसकी ये ड्यूटी होती है, जिसका ये कंसर्न होता है। आप कल को ब्रांच के मैनेजर बन गए, अब आप सोचो, तो नोटिस बोर्ड ब्रांच में भी होगा, आप पूरे ब्रांच के हेड हो, तो ब्रांच के नोटिस बोर्ड में कोई भी नई चीज लगेगी तो आपसे जरूर पूछा जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि कल को कोई राह चलता उसमें ब्रांच में एक काम कर रहा है व्यक्ति क्लर्क, उसने लगा दिया नोटिस, भाई उसकी अथॉरिटी क्या है? अथॉरिटी किसकी है? ब्रांच मैनेजर। तो इट इज द ड्यूटी ऑफ पर्सन टू इशू सच नोटिस। अब नोटिस के कुछ सवाल कर लेते हैं, फिर अपील की तरफ आएंगे। तो नोटिस का पहला सवाल, सही है, डू नॉट पुट हैंड आउट ऑफ रनिंग बस। ये क्या है? नोटिस का क्वेश्चन। भाई तो आप बस में नोटिस लगा कि आप अपना हाथ बाहर ना निकालिए। अब खुद सोचो, जिसने ये नोटिस लगाया होगा, सही है, क्या ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? बिल्कुल होगी, कोई और थोड़ी लगाता है नोटिस, ये तो वही लगाएगा, सही है, जिसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहला अजम्पशन। दूसरा अजम्पशन क्या, डू नॉट पुट हैंड आउट ऑफ बस। ये किसके लिए बेनिफिशियल है? ये बेनिफिशियल किसके लिए? जिसकी वो बस है उसके लिए तो बेनिफिशियल है। आपके लिए हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, सही है, हाँ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए बेनिफिशियल है, ये पक्की बात है। अब अजम्पशन पढ़ते हैं। पैसेंजर वुड रीड द नोटिस, यस। वुड नॉट लिखा है, नॉट, सही है। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि यार पैसे, हो सकता है पैसेंजर इसको पढ़े, हो सकता है ना पढ़े, सही बात है। लेकिन आप खुद सोचो, जिसने नोटिस लगाया है वो कभी ये मान के चलेगा कि लोग इसको नहीं पढ़ेंगे? भाई जब मैं नोटिस बोर्ड में नोटिस लगाएगा कोई आदमी, तो वो तो यही मान के चलेगा ना कि आपने इसको पढ़ा है। तो जैसे अब स्कूल में लग जाता था नोटिस कि कल 9 बजे से क्लास होगी, और मान लो आप सुबह 9 बजे नहीं पहुंचे, आप 10 बजे पहुंचे, तो आपको गेट में ही रोक लिया जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा, तो आप बोलोगे गेट कीपर से कि यार रोज तो 10 बजे क्लास होती है, तो वो आपसे क्या बोलेगा, तुमने नोटिस बोर्ड नहीं देखा? क्लास तो कल ही से बोल दिया कि नोटिस बोर्ड में तो एक हफ्ते से लगा है कि क्लास 9 बजे से होगी। तो नाउ ही कैन कोट द नोटिस बोर्ड, कि वहां नोटिस बोर्ड में ये बात 9 बजे से ही लगी, सही है, कि क्लास 9 बजे से होगी, ये बात कई दिन पहले से ही लगी। तो ये आपको समझना है कि पैसेंजर वुड नॉट रीड द नोटिस, दे कैन और दे कैन नॉट बी इन रियलिटी, बट व्हाट द पर्सन विल एज्यूम, जिसने नोटिस लगाया वो तो ये मान के ही चलेगा कि यार ये तो नोटिस पढ़ेंगे। तो पहला वाला बिल्कुल सही है, पहला वाला बिल्कुल गलत है।
पैसेंजर वुड नॉट रीड द नोटिस, नहीं, गलत है, पढ़ना ही होगा उनको, ये उनकी ड्यूटी है, पढ़ना ही चाहिए। ठीक है। दूसरा, इट इज द ड्यूटी ऑफ ट्रेवल एजेंसी टू इशू द नोटिस, यस, ड्यूटी है तभी तो उन्होंने नोटिस लगाया, अभी ये अजम्पशन पीछे पड़ा। तीसरा, कीपिंग हैंड आउट ऑफ रनिंग बस मे, देखो मे को ध्यान दो, मे प्रूव टू बी हार्मफुल, यस, मे प्रूव, ये नहीं कह रहा विल प्रूव, श्योरली प्रूव, सही है, वो ये नहीं कह रहा, वो क्या कह रहा है, मे प्रूव, हो सकता है वो हार्मफुल हो, सही है, इसीलिए उन्होंने नोटिस लगाया। हाँ देखो, अब यहाँ पे क्या आया है, ये हार्मफुल किसके लिए होगा, जिसने हाथ बाहर रखा है, तो इसीलिए उसने मे का यूज किया है, क्योंकि हार्मफुल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, पर वो क्या मानेगा, तभी तो उसने नोटिस लगाया कि डू नॉट पुट हैंड्स आउट ऑफ रनिंग बस, इसका मतलब हार्मफुल जरूर, सही है, तो मे यहाँ पर सही वर्ड है, पर विल होता तो गलत है, ये ध्यान रखना, सही है। हाँ, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो एक और क्वेश्चन है यहाँ पे छोटा सा, ऑल द टेक्निकल स्टाफ शुड रीड द ऑफिस नोटिस एन हाफ आवर अर्ली फ्रॉम द नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स, तो किसी कंपनी में नोटिस मिला है कि जो टेक्निकल स्टाफ है वो अपना टाइम से आए, सही है, अब जो टेक्निकल स्टाफ है वो अपना टाइम से आए और कब आए, आधे घंटे पहले आ जाए, कब से, नेक्स्ट वीक से, तो नोटिस लग गया पहले। अब द नोटिस विल बी रीड बाय टेक्निकल स्टाफ, आप कहोगे नहीं भी पढ़ सकता है, पर सोचो अगर वो नहीं पढ़ेगा तो इसके क्या होंगे, रिपरकशंस होंगे, ये तो यही मानेगा कि पढ़ेगा ही पढ़ेगा, तो पहला वाला सही है। दूसरा वाला पढ़ते हैं, इफ द टेक्निकल स्टाफ अराइव हाफ एन आवर अर्ली इट विल बी बेनिफिशियल टू द ऑर्गेनाइजेशन, यस, दैट्स व्हाई ऑर्गेनाइजेशन इज कॉलिंग हिम, सिंपल सी बात है, तो ये सेकंड वाला भी सही है। अब आते हैं थर्ड की तरफ, द टेक्निकल स्टाफ विल ओबे द ऑर्डर, अभी भी मन में आ रहा होगा क्या पता ना माने, तो खुद सोचो, अगर नहीं मानेगा तो टेक्निकल स्टाफ रहेगा कितने समय तक, सही है, क्या इसके रिपरकशन होंगे अगर नहीं मानेगा, बिल्कुल। और एक और बात सोचो, जब इसने नोटिस लगाया होगा तो ये मान के ही चल रहा है ना कि तुम आओगे, तुम्हारे प्रिंसिपल ने स्कूल में नोटिस लगाया, कंपनी के बॉस ने ये नोटिस लगाया कि तुम्हें कल से संडे को आना है, सही है, सपोज उन दोनों ने ये नोटिस लगाया कि संडे को आना है, क्या तुम जाओगे, मानना ही पड़ेगा तुमको नोटिस, बिकॉज दे आर दी हेड ऑफ द स्कूल, दे आर दी हेड ऑफ द कंपनी, तो ये समझना है कि ये तीनों अजम्पशन ठीक, सही। अब बढ़ते हैं, अब अगला चीज की तरफ बढ़ते हैं, वो है अपील, सही है, अभी और क्वेश्चन करेंगे, बहुत क्वेश्चन करेंगे तो बहुत अंदाजा आएगा। अपील क्या होता है, देखिए अपील जब भी होती है, सही है, अपील को पब्लिक इंटरेस्ट नोटिस भी कहते हैं, जब भी अपील की जाती है तो जिनके लिए वो अपील की जाती है ना उनके लिए बेनिफिशियल होती है। जैसे सपोज आप सोचो, ट्रैफिक पुलिस वाले आपसे कहते हैं कि हेलमेट पहन के चलिए, सही है, कि पहले तो उन्होंने अपील ही करी ना आपसे, वो आपसे अपील करते हैं हेलमेट पहन के चलो, सही है, अब आप हेलमेट पहनोगे तो किसका फायदा है, ट्रैफिक पुलिस वाले का क्या फायदा है उससे, आपका फायदा है क्या, हाँ, आपकी जान बचेगी जब भी कोई एक्सीडेंट होगा, तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी अपील करेंगे तो किसके लिए होगा, वो बेनिफिशियल होगा पीपल के लिए। अच्छा, जो अपील कर रहा है क्या उसके लिए बेनिफिशियल होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, उसके लिए हम श्योर नहीं, पर आपके लिए जिससे वो अपील कर रहा है उसके लिए अच्छा है, ये बढ़िया। जैसे मोदी जी आए जब कोरोना हुआ तो उन्होंने अपील करी कि आप मास्क पहनो, तो उन्होंने अपील करी, क्या लोगों के लिए मास्क पहनना अच्छा था, हाँ, बिल्कुल अच्छा था, भाई कोरोना से बचते हो, उनके लिए अच्छा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, वी डोंट नो, वी आर नॉट श्योर, सही है, हाँ, तो ये ध्यान रखना। एंड नॉन इम्प्लीमेंटेशन में ध्यान दो, मे पे, मे कॉज हार्म, जब भी मे कॉज हार्म आएगा तो बिल्कुल सही है, अगर इम्प्लीमेंटेशन आप अपील का नहीं करते हैं तो वो हार्म है, तो उसका हार्म हो सकता है, आपने मास्क नहीं पहना तो हो सकता है आपको कोरोना हो जाए, मास्क पहन के भी कोरोना हो सकता है क्या, हाँ, मास्क ना पहन के भी कोरोना नहीं हो सकता क्या, हाँ, इट डिपेंड्स, पर मे कॉज हार्म पे ध्यान दीजिए, ये नहीं कह रहा विल कॉज हार्म, मे कॉज हार्म, हो सकता है उसका नुकसान हो, पर क्या वो बेनिफिशियल होगा, वहां क्या लिखा है विल, इन छोटे छोटे शब्दों को देखिए, श्योरली बेनिफिशियल होगा, पर मे कॉज हार्म, हो सकता है हार्म हो सकता है ना, तो जब भी हार्म की बात आएगी वी विल ट्राई टू फाइंड मे और मे लाइक वर्ड इन द कंक्लूजन, इन द अजम्पशंस, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, सही है। अब इन केस ऑफ अपील द रीजन फॉर इशूइंग, इन केस ऑफ अपील द रीजन फॉर इशूइंग सच अपील एग्जिस्ट, ठीक है, तो रीजन भी उसका होगा ही होगा, सही है, रीजन भी उसका होगा ही होगा, जब भी कोई अपील करेगा तो उसका रीजन होगा, जैसे मोदी जी ने कोविड में अपील करी तो उसका रीजन था, सही, हाँ, तो उसका रीजन था, ये समझिए आप, तो रीजन हमेशा होगा किसका, अपील का, ये ध्यान रखना, सही है।
अच्छा, एडवर्टाइजमेंट को भी यही निपटा लेते। एडवर्टाइजमेंट क्या है देखिए, इन केस ऑफ एडवर्टाइजमेंट व्हाट इज बीइंग हाईलाइटेड इज लुक फॉरवर्ड बाय द पीपल। जो भी उसमें हाईलाइटेड होगा ना वो लोगों के द्वारा देखा जाएगा। अभी इसको डिटेल में समझेंगे, अभी आप इतना देख लो, अभी मैं डिटेल में समझाता हूँ ये क्या है। अच्छा, एक और चीज ध्यान देना, नोटिस हो, अपील हो या एडवर्टाइजमेंट हो, सबका रिस्पॉन्स जरूर आएगा। ये तो हम मान के चलेंगे, सही है, कि सबका रिस्पॉन्स आ रहा है। अगर रिस्पॉन्स नहीं आएगा, सही है, अब आपके मन में आएगा कि रिस्पॉन्स आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, भाई दोनों बातें आपके मन में आ सकती हैं। लेकिन खुद सोचो, जो एडवर्टाइजमेंट या नोटिस या अपील इशू कर रहा है वो क्या मान के चलेगा कि लोग तो इसको मानेंगे, तभी तो वो इतना बड़ा एडवर्टाइजमेंट, अपील और नोटिस दे रहा है, तो उसका रिस्पॉन्स कुछ ना कुछ होगा, ये ध्यान रखिएगा। इन सब का यूज हम आगे करेंगे, सही है। अब देखते हैं, देखो ये अपना स्टेटमेंट 1 है, ये तो हमने पढ़ लिया, सेकंड वाला तो कर लिया, फर्स्ट वाला देखते हैं हम, ये तो कर चुके हैं। ज्वाइन अवर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट टू बिकम मास्टर इन रीजनिंग एंड एडवर्टाइजमेंट। ये हो गया भाई पहला एडवर्टाइजमेंट। अब ये तो यहां तो इसने लिख दिया, पर अगर ये नहीं भी लिखता ना तो भी ये एडवर्टाइजमेंट ही है। आप खुद देखो, ज्वाइन अवर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इतनी सी बात लिख के काम चल जाता क्या? बिल्कुल चल जाता जी। पर उसने आगे क्या बात लिखी है? टू बिकम मास्टर इन रीजनिंग, सही है, इस बात पे फोकस किया। अब खुद देखो, पहला अजम्पशन क्या है? एटलीस्ट सम पीपल वुड रिस्पॉन्ड टू द एडवर्टाइजमेंट। यस, यही तो है, उसका रिस्पॉन्स आएगा, बिल्कुल आएगा, सही है। अब आपके मन में आ रहा होगा भाई ऐसा भी तो हो सकता है कोई रिस्पॉन्स ना करे। नहीं, ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि जो एडवर्टाइजमेंट दे रहा है, जो अपना पैसा खर्च कर रहा है, वो तो ये मान के ही चलेगा ना कि कुछ कोई ना कोई रिस्पॉन्ड जरूर करेगा। ये पहली बात। दूसरी बात, पीपल लुक फॉरवर्ड टू बिकम मास्टर इन रीजनिंग। यस, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। भाई कुछ लोग तो ऐसे होंगे ही ना जो रीजनिंग में मास्टर बनना चाहते हैं, तभी तो उनके लिए तो उसने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोला है। तो दैट इज द थिंग, बोथ अजम्पशंस आर करेक्ट। अब इसमें ऐसा आप सोचिए, जैसे मैं किसी प्रोडक्ट का बैनर लगाता हूँ, पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, सही है। तो अब जैसे इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल लेते हैं, लाइव एग्जांपल लेते हैं, आपने जरूर देखा होगा ऐड। तो इसका बहुत बढ़िया ऐड, जैसे असली जो बढ़िया ऐड बनाते हैं ना वो बनाते हैं, जैसे आपने कभी रजनीगंधा का ऐड देखा होगा, हालांकि एग्जाम्पल सही नहीं है पर यहाँ उनका एग्जाम्पल बड़ा सटीक है एक्चुअली। तो रजनीगंधा वाले जो ऐड बना रहे हैं ना, वो बेसिक पान मसाले के ऐड से बड़ा डिफरेंट है, सही है? वो ऐसा कभी नहीं कहते कि वी आर, ये हम ये एक पान मसाला दे रहे हैं तुम खा लो। वो फोकस किस पे करते हैं? क्वालिटी पे। वो ऐसा बोलते हैं ये पान मसाला, मतलब वो पान मसाला वर्ड ही नहीं बोलते, वो बोलते हैं मैं यहाँ से निकल के आता हूँ। तो उसमें एक एक चीज की आपको क्वालिटी पे फोकस किया जाएगा। तो क्वालिटी में फोकस क्यों करता है रजनीगंधा? उसका रीजन है, बिकॉज रजनीगंधा कोई सामान्य पान मसाला नहीं है। रजनीगंधा एक बहुत ही प्रीमियम प्रोडक्ट है पान मसाला के क्षेत्र में। आपने कभी एप्पल के फोन देखे? एप्पल का ऐड देखा आपने कभी? कभी वो ये नहीं कहते कि हाँ भाई हमारा जो कैमरा है वो 100 मेगापिक्सल का है, सही है, हमारा ये है। वो किसकी बात करते हैं? दिस इज द ब्रांड, वी विल प्रोवाइड यू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन, दैट इज द थिंग। उनका ऐड ही बहुत छोटा होता है, सही है। कई बार तो उनका मिनटों का, 1 मिनट का ऐड है बस, कुछ कुछ नहीं बताते उसमें, बैटरी ये है वो है। आप देखो तो उनका प्रोडक्ट बिक रहा है, यही प्रीमियम है। आपने कभी रोल्स रॉयस का ऐड देखा? उसका ऐड कभी नहीं देखा होगा, सही। रोल्स रॉयस वाले जब ऐड देते हैं ना अपना कहीं, तो वो क्या करते हैं, अपनी जो गाड़ी है उसको प्राइवेट प्लेन या चार्टेड प्लेन के पास लगाते हैं और गाड़ी लगा देते हैं। और क्या होता है, एक व्यक्ति प्राइवेट प्लेन से उतर रहा है और वो रोल्स रॉयस में बैठ के जा रहा है। अब आप खुद सोचो, रोल्स रॉयस ये एडवर्टाइजमेंट दे के क्या बताना चाहती है? भाई 150 160 मिलियन का वो प्लेन है और तुम्हारी गाड़ी उसके सामने है ही क्या? भाई 100 200 करोड़ का प्लेन है, तुम्हारी गाड़ी है भाई 10 करोड़ की, तो तुम उसके सामने क्यों रख रहे हो? एक्चुअली रोल्स रॉयस क्या बताना चाहती है कि हम जिसके लिए गाड़ी बना रहे हैं वो अमीर आदमी, उसके पास प्लेन भी होगा। तो ये डिफरेंस आप देखो। अच्छा, क्या सारी कंपनियां ऐसी वो ऐड बनाती है? बिल्कुल नहीं। मारुति अलग तरीके से ऐड बनाती है, हुंडई अलग तरीके से ऐड बनाती है, दे आर टारगेटिंग देयर कस्टमर। तो दो चीजें उसमें इंपॉर्टेंट है, पहली सम वुड रिस्पॉन्स, सम रिस्पॉन्स विल कम। दूसरी क्या, सम पीपल वांट टू बाय द पर्टिकुलर प्रोडक्ट, भाई कोई ना कोई उसे खरीदेगा ही, तभी तो सबका ऐड आता है, सही है। तो ये एडवर्टाइजमेंट के पीछे अजम्पशन, सही है, ये हो गया। अब अगला देखते हैं, अपील का एक क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, सही।
डोनेट द मनी फॉर फूड रिलीफ, ये है भाई, सही है। अब एटलीस्ट सम पीपल वुड रिस्पॉन्ड टू अपील, भाई कम से कम कुछ पीपल रिस्पॉन्ड करेंगे अपील के लिए, हाँ भाई तभी तो वो अपील कर रहा है। अब बड़े ध्यान से समझिएगा, आप क्या सोचोगे, कोई नहीं भी तो कर सकता है। भाई हमको यहाँ क्या होगा ये नहीं बताना, हमको ये बताना है ऑथर क्या सोच रहा है। एटलीस्ट सम पीपल वुड रिस्पॉन्ड टू अपील, यस श्योरली सम विल रिस्पॉन्ड। सेकंड, देयर वर फ्लड्स एंड द कंडीशन ऑफ फ्लड अफेक्टेड, ए होना चाहिए, ई नहीं, अफेक्टेड पीपल इज पिटिएबल। भाई पिटिएबल होगी तभी तो वो अपील कर रहा है कि डोनेट करो मनी, खुद सोचो। फ्लड होंगे तभी वो अपील कर रहा है, उनकी कंडीशन पिटिएबल होगी तभी वो अपील कर रहा है। तो ये दोनों ही अजम्पशन बिल्कुल करेक्ट है, सही है, ये ध्यान रखिए, ये दोनों अजम्पशन बिल्कुल करेक्ट है तभी वो अपील कर रहा है। तो ये आपको यहाँ दो अजम्पशन देखने हैं। पहला वाला क्या है, कुछ रिस्पॉन्स आएगा, दूसरा बेनिफिशियल फॉर फ्लड अफेक्टेड पीपल, आप डोनेट करोगे इनके लिए बेनिफिशियल होगा। और उनके लिए क्यों बेनिफिशियल होगा, क्योंकि फ्लड आई थी, फ्लड से उनकी स्थिति खराब हुई, सही है। अभी बहुत क्वेश्चन करेंगे, चिंता की बात नहीं। अब आते हैं अगला वाला, एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें एग्जिस्टेंस सब्जेक्ट का होता ही नहीं। जैसे एक एग्जांपल देखो, मैरिजेस आर मेड इन हेवन। अब अगर मैं आपसे 2 मिनट पूछूं कि इसमें अजम्पशन क्या है, सही है? तो आप सोचो, ये नहीं देखना है, ये तो है ही अजम्पशन, सही है। इसके अलावा ये तो ये बताना है आपको कि ये ठीक है कि नहीं है अजम्पशन, ये अलग है। अगर मैं आपसे अजम्पशन पूछूं तो क्या होगा अजम्पशन, सही है। तो देखो इसमें अजम्पशन ये होगा, यहीं पे आप रोको वीडियो और सोचो अजम्पशन क्या होगा इसके पीछे। अजम्पशन इसके पीछे ये है कि हेवन, भाई हेवन देखा है किसी ने, सही? किसी ने, किसी को क्या पता है कि हेवन है कि नहीं है, वी डोंट नो। तो हेवन एक हाइपोथेटिकल और अनएस्टेब्लिश्ड ऑब्जेक्ट और आइडिया है। अब खुद सोचो, जब ऑथर ये बोल रहा है कि मैरिजेस आर मेड इन हेवन, तो अगर मैं एक अजम्पशन यहां लिख दूं हेवन एग्जिस्ट, तो इसका क्या आंसर होगा, बिल्कुल सही। क्योंकि हेवन आपके लिए साइंस के हिसाब से एग्जिस्ट ना कर रहा हो, पर इस ऑथर के लिए तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, समझ रहे हैं आप। तो इसीलिए ये अजम्पशन ठीक है। अब ये वाला देख लेते हैं, मैरिजेस हैपन ऑन अर्थ। भाई इसने क्या ऐसा बोला है कि मैरिजेस अर्थ में होती हैं। अब मन में आप क्या आ रहा होगा कि अर्थ में ही तो मैरिज होंगी और कहाँ होंगी, लेकिन इसने ये बोला कहाँ है, जो बोले नहीं वो अजम्पशन हो ही नहीं सकता। उसने बात ही नहीं करी कि मैरिज कहाँ हो रही है, उसने क्या बात करी, मैरिजेस आर मेड इन हेवन। मेड, मेड मतलब वहां से बन के आती है, ऐसे कहते हैं ना हिंदी में, जोड़ियां ऊपर से बन के आती है, यही वाली बात है, सही है। तो मैरिजेस हैपन इन ऑन अर्थ, सही है, ये गलत हो गया। सही अजम्पशन क्या है, हेवन एग्जिस्ट करता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो जब भी अगर नॉन एग्जिस्टेंट ऑब्जेक्ट आएंगे तो जैसा ऑथर कह रहा होगा वैसा आपको मानना हो। जैसे ऑथर ये कह दे, कोई छोटा बच्चा ये कह दे, मम्मी मुझे हैरी पॉटर वाली झाड़ू दे, वो दिलवा दो, मुझे उड़ना है। अब हैरी पॉटर की झाड़ू रियल में एग्जिस्ट करती है, नहीं करती, पर अगर वो बच्चा ये स्टेटमेंट दे रहा है तो उसके लिए तो करती है, और उसके लिए उसकी झाड़ू उड़ती भी है। अजम्पशन तो ये उसका ठीक है। तो अजम्पशन जब भी आएगा मैं ये दोनों बातें मान के चलूँ, ठीक है, ये ध्यान रखिए, क्योंकि स्टेटमेंट कौन दे रहा है ये इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, कॉज और इफेक्ट। देखिए कॉज और इफेक्ट बहुत सिंपल है। कॉज मतलब, कॉज और इफेक्ट को अगर आपको पहचानना है तो सबसे पहले ये देखिए, आप खुद सोचो, पहले कॉज होगा तभी तो इफेक्ट आएगा, ठीक है। हमेशा पहले कॉज होगा, तो पहली घटना हमेशा कॉज होनी है और दूसरी घटना हमेशा इफेक्ट होनी है। अब इसमें 3 कंडीशन होती है, ठीक है। पहली कंडीशन ये होती है कॉज हुआ तो इफेक्ट हुआ। दूसरी कंडीशन क्या होती है, जैसे पहली कंडीशन क्या है, कॉज लीड टू इफेक्ट, सही है, तो ये हो गया। दूसरी कंडीशन क्या है कि कॉज तो हुआ, दो कॉज यट नो इफेक्ट, यानी कॉज हुआ इफेक्ट नहीं हुआ। अब आप कहोगे ऐसा होता ही नहीं, जब भी कॉज होगा तो इफेक्ट होगा। देखो हार्ड वर्क करा पर सक्सेस ही नहीं मिली, ये हो गया, कॉज था लेकिन इफेक्ट नहीं। तीसरा क्या होता है, तीसरा ये होता है नो कॉज नो इफेक्ट, भाई कॉज ही नहीं हुआ तो इफेक्ट भी नहीं हुआ, भाई उसने हार्ड वर्क ही नहीं करा, उसे सक्सेस ही नहीं मिली। तो ये ध्यान दीजिए। अच्छा, आपको ऑथर का टोन पकड़ के स्टेटमेंट का ये बताना है कि वो ये बात ठीक है कि नहीं, सही है, ये आपको ध्यान देना है। तो हेंस नो कॉज यट नो इफेक्ट, ठीक है। अब देखो स्टेटमेंट, द वेदर इज बैड द मैच विल बी कैंसल्ड, सही है, ये स्टेटमेंट है। तो ये क्या बोल रहा है, जब भी वेदर बैड होगा तो मैच कैंसिल हो जाएगा, ये बोल रहा हूं, पहली चीज। अजम्पशन देखो, मैचेस कैन बी प्लेड इन द बैड वो वेदर,
वो बोल रहा अजम्पशन में क्या उसने माना है मैचेस बैड वेदर में खेले जा सकते हैं। भाई कैसे खेले जा सकते हैं, वो तो खुद ही बोल रहा कि वेदर इज बैड द मैच विल बी कैंसल्ड, मैच कैंसिल ही होना है। वो ये नहीं बोल रहा मैच मे बी कैंसिल, वो क्या बोल रहा है मैच विल बी कैंसिल। मैचेस कैन बी प्लेड इन द बैड वेदर, गलत है। सही क्या होना चाहिए, मैचेस कैन नॉट बी प्लेड इन बैड वेदर। सही है, ये हो गया। तो ये गलत हो गया अजम्पशन। अब अगला देखो, इसमें क्या था कॉज और इफेक्ट। भाई कॉज हुआ तो कॉज विल लीड टू इफेक्ट। अगला देखो, एज यू हैव नो एक्सपीरियंस यू आर नॉट सेलेक्टेड, नो कॉज नो इफेक्ट। सही, एज यू हैव नो एक्सपीरियंस यू आर नॉट सेलेक्टेड, एक्सपीरियंस इज नेसेसरी फॉर सिलेक्शन, यस दैट इज द रीजन। भाई वो यही तो बोल रहा कि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं होता, नहीं है, इसीलिए तुम सेलेक्ट नहीं हो। अच्छा नीचे ध्यान दीजिए वर्ड्स में, एक्सपीरियंस इज नेसेसरी फॉर सिलेक्शन, पर अगर यही अजम्पशन होता क्या एक्सपीरियंस इज द ओनली कंडीशन फॉर सिलेक्शन, सिलेक्शन ओनली कंडीशन, तो ये गलत हो जाता, क्योंकि ये तो उसने बोला ही नहीं कि एक्सपीरियंस एकमात्र कंडीशन है, पर उसने क्या बोला एज यू हैव नो एक्सपीरियंस यू आर नॉट सेलेक्टेड। जैसे आप बैंक का फॉर्म भरते हैं, बैंक में लिखा है इसेंशियल रिक्वायरमेंट यू मस्ट बी ग्रेजुएट, तो अगर आप ग्रेजुएट नहीं है तो आप फॉर्म ही नहीं भर सकते, तो आप टेस्ट में नहीं बैठ सकते। पर अगर आप ग्रेजुएट हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको कल से नौकरी मिलने वाली। बात समझ रहे हो, सारे ग्रेजुएट भी नहीं भरते बैंक का एग्जाम, तो यही वो कहना चाह रहे हैं कि अगर नो कॉज है तो नो इफेक्ट। अब अगला देखते हैं, डिस्पाइट हैवी रेन्स द ट्रैफिक वाज नॉट डिसरप्टेड, कॉज हुआ, कॉज हुआ लेकिन इफेक्ट ही नहीं हुआ, ऐसा भी होता है। सही है, तो ऐसे समय में हम कैसे वर्ड्स का यूज करते हैं, डिस्पाइट, देखो इन स्पाइट ऑफ ऐसे वर्ड का, तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हिंदी में मैं इसको ट्रांसलेट करूं तो कैसे करूंगा, हैवी रेन्स होने के बावजूद ट्रैफिक अनडिसरप्टेड, यानी ट्रैफिक चलता रहा, ट्रैफिक को कोई दिक्कत नहीं, कहीं नहीं रुका ट्रैफिक। तो होना क्या, अब देखो मेरे दिमाग में क्या है, मैंने डिस्पाइट क्यों लगाया, मेरे मतलब ऑथर के, उसके दिमाग में ये है कि जब भी बारिश होती है तो ट्रैफिक डिसरप्टेड होता ही होता है, तभी तो उसने डिस्पाइट वर्ड लगाया, वरना वो लगाते ही थी क्यों। वो ऐसा भी तो बोल सकता था जैसे उसने पीछे सवाल में बोला है एज यू हैव नो एक्सपीरियंस, यहाँ कहाँ उसने डिस्पाइट लगाया, लेकिन यहाँ उसने डिस्पाइट लगाया, तो इसका मतलब वो क्या सोच रहा है, जब भी हैवी रेन्स होंगी तो क्या होगा, ट्रैफिक डिसरप्ट होगा ही होगा। सही है, हाँ वो ये सोच रहा, पर ऐसा हुआ नहीं। अब देखो हैवी रेन्स डिसरप्ट ट्रैफिक, यस ऑथर तो ऐसे ही सोच रहा, और आपको अजम्पशन कौन सा लेना है, जो ऑथर सोच रहा, ये हो गया। अब इसके बाद और भी कुछ केसेस होते हैं, जैसे एक केस सजेशन, सर्टेन स्टेटमेंट सजेस्ट अ कोर्स ऑफ एक्शन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब कई बार क्या होता है, जैसे कुछ स्टेटमेंट में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया रहता है, अ सजेशन, एक सजेशन क्या है, एडवाइस है, और कोई पर्सन एडवाइस तभी देता है जब वो ये समझता है कि इस एडवाइस को देने की आवश्यकता है, और इस एडवाइस से आपकी सिचुएशन में इंप्रूवमेंट आएगा। जैसे सपोज मैंने आपको जुकाम हो रहा था, तो मैंने आपसे बोला अ कप ऑफ टी, अ कप ऑफ टी विल रिड्यूस कोल्ड। अब आप खुद सोचो, जरा एक मिनट सोचो, क्या चाय से वास्तव में कोल्ड रिड्यूस होगा, नहीं। अच्छा मैंने आपको सलाह क्यों दी होगी, क्योंकि मुझे क्या लग रहा है आपको कोल्ड है, सही है, तो मैंने ये सोचा कि सिचुएशन एग्जिस्ट जहां मेरी एडवाइस की आवश्यकता है, और मैंने ये आपको क्यों बोला, क्योंकि मैं ये समझता हूं। अब ये अजम्पशन है, देखो पहला अजम्पशन क्या है, आई थॉट दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको कोल्ड हुई, पर मुझे क्या लगता है आपको है, ये पहला अजम्पशन है। दूसरा अजम्पशन क्या है कि चाय से कोल्ड कम होता है, ये दूसरा अजम्पशन है, भाई जरूरी थोड़ी कम हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, तो दो अजम्पशन हमने यहाँ पकड़े। यही ये कहना चाहता है कि कोर्स ऑफ एक्शन जब भी कोई सजेस्ट करता है तो वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात कर रहा होता है, और वो एडवाइस तभी देता है जब उसे लगता है सिचुएशन एग्जिस्ट करती है, दूसरी बात उसकी एडवाइस से सिचुएशन में कोई इंप्रूवमेंट आता है। आगे इसका एक एग्जांपल करके देखते हैं, स्टूडेंट्स आर वीक इन इंग्लिश, दे शुड बी मेक दे शुड बी मेड टू प्रैक्टिस मोर। तो हमें क्या लगता है ये क्यों दिया होगा मैंने ये एडवाइस,
सही है। ऑथर ने क्यों दिया है? क्योंकि उसे क्या लगता है स्टूडेंट जो है वो वीक है इंग्लिश में। सही है। स्टूडेंट वीक इन इंग्लिश इज नॉट डिजायरेबल, यस, अकॉर्डिंग टू हुम? अकॉर्डिंग टू ऑथर। तभी तो वो एडवाइस कर रहा है ना, वरना वो एडवाइस ही क्यों करता? तो पहला वाला बिल्कुल सही है। अच्छा, हर क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज करके कर सकते हो। अगर आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हो तो भी यही करो, और ये वैसे लाइव देख रहे हो तो भी ये कर सकते हो। ठीक है, मैं तो सीधा ही आंसर बताऊं। अब क्या है, मोर प्रैक्टिस वुड इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट हु आर वीक इन इंग्लिश। मोर प्रैक्टिस, ज्यादा प्रैक्टिस करने से उनकी परफॉर्मेंस, वुड इंप्रूव द परफॉर्मेंस, यस, तभी तो वो सजेस्ट कर रहा है। इसमें शक ही नहीं करना है कि प्रैक्टिस करने से बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, चाय पीने से कोल्ड कम होगा कि नहीं होगा। उसने सजेस्ट करा तो ऑथर के हिसाब से होगा ही। ये ध्यान दें। ठीक। अब देखो, एक स्टेटमेंट आया, इसमें अजम्पशन दिए नहीं है, आपको सोचने हैं क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है। द वर्किंग एटमॉस्फेयर इन आवर पार्लियामेंट कैन ओनली, कैन के साथ जब भी ओनली आ जाए तो इसका मतलब क्या बोल रहा है वो? ये वर्ड डेफिनेटिव है। डेफिनेटिव मतलब इसका मैं आपको समझाता हूं ये कैसे है। जैसे मैं इसका हिंदी आपको बताता हूं। अगर मैं बोलूं ये व्यक्ति ये व्यक्ति कभी भी 100 मीटर की दौड़ में फर्स्ट नहीं आ सकता। ध्यान से देखो, मैंने बोला कैसे? आ नहीं सकता। सकता मींस इट इज अ, ये एक पॉसिबिलिटी है, पर मैंने मेरे वर्ड्स को ध्यान दो। मैंने क्या बोला? ये व्यक्ति 100 मीटर में फर्स्ट नहीं आ सकता। अब आप खुद देखो, खुद खुद देखो आप, मैं क्या बोल रहा हूं? ये व्यक्ति 100 मीटर में, अब मैं और यहाँ और जोड़ देता हूं, कभी भी फर्स्ट नहीं आ सकता। अब मैंने जब ये बोला कभी भी फर्स्ट नहीं आ सकता, इसका मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ये व्यक्ति 100 मीटर में कभी भी फर्स्ट नहीं आएगा। दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं। चाहे मैं पीछे सकता लगा दूं, पर मैंने आगे क्या लगाया? कभी भी। कभी भी से मतलब बाकी सारी पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। अब यहां देखो, द वर्किंग एटमॉस्फेयर इन आवर पार्लियामेंट कैन ओनली बी, यानी कैन तो था, तो कैन का मतलब मल्टीपल पॉसिबिलिटी, हो सकता है। पर जैसे ही उसने ओनली लगाया, इसका मतलब क्या हो गया? इसके अलावा कोई और संभावना नहीं। और जब मैं ये बोलता हूं इसके अलावा कोई और संभावना नहीं, तो वो ट्रू होता है। अगर मैंने ऐसा सपोज बोला, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का मैच है, मैंने बोला साउथ अफ्रीका कभी नहीं जीत सकती, इसका मतलब क्या बोला मैंने? साउथ अफ्रीका नहीं जीतेगी। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन माय फर्स्ट सेंटेंस एंड सेकंड सेंटेंस। अब यहां देखो, द वर्किंग एटमॉस्फेयर इन आवर पार्लियामेंट, तो जब भी ये दोनों एक साथ आए तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा? ओनली। सही है, ये ध्यान रखना। The working atmosphere in our parliament can only be described as indisciplined and uncoordinated. Therefore, some harsh disciplinary action need to be taken. ये उसका स्टेटमेंट है। अब अजम्पशन हम सोचते हैं, तो देखो अजम्पशन क्या होगा? एक तो ये हो सकता है कि वर्किंग जो एटमॉस्फेयर है पार्लियामेंट का, वर्किंग एटमॉस्फेयर इन पार्लियामेंट नीड्स इंप्रूवमेंट। भाई ये हो सकता है, तभी तो वो सजेशन दे रहा है। सही है, पहली बात, पहला ये अजम्पशन सही हो सकता है। दूसरा ये सजेस्ट ये अजम्पशन हो सकता है कि इनडिसिप्लिन एंड अनकोऑर्डिनेशन, इनडिसिप्लिन एंड अनकोऑर्डिनेशन इज नॉट डिजायरेबल। ये दो अजम्पशन हो सकते हैं। सही, बिल्कुल। अब तीसरा क्या हो सकता है? तीसरा ये हो सकता है हार्श डिसिप्लिनरी एक्शन वुड इंप्रूव द सिचुएशन, तभी तो वो सजेस्ट कर रहा है कि हार्श डिसिप्लिनरी एक्शन लो। चौथा ये हो सकता है कि जब बेनिफिट्स ऑफ हार्श एक्शन वुड ओवरवे द निगेटिव इफेक्ट्स। अब उसने ये सोचा होगा ना, उसे पता होगा कि हार्श डिसिप्लिनरी एक्शन लेने से कुछ निगेटिव इफेक्ट्स भी आएंगे, पर उसके दिमाग में वो क्या बात होगी? निगेटिव आएंगे पर इंप्रूवमेंट ज्यादा होगा। तो ये सारे अजम्पशंस इसमें हो सकते हैं। सही है? हाँ, तो अजम्पशंस आपको देखना आना चाहिए। अब एक थोड़ा बड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं, आखिरी आज का ये क्वेश्चन है, इसके बाद क्लास हम एंड करेंगे। और कल कल हम हैवी क्वेश्चन करेंगे, मतलब कल हम 10 से 20 सवाल स्टेटमेंट और अजम्पशंस के कर डालेंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। सही है। फिर परसों हम अगला टॉपिक उठाएंगे, स्टेटमेंट और कंक्लूजन, ऐसे करके हम पूरा करेंगे। तो कल काफी क्वेश्चन हैवी
कल मतलब नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन हैवी रहने वाला, ठीक। एग्जामिन द इंफॉर्मेशन बिलो केयरफुली and answer the question. The most straightforward way to promote energy efficiency, reduce automobile pollution, and cut subsidy is to eliminate diesel subsidies, especially since owner of luxury cars SUV often became unintended beneficiary of these subsidies. सही है। तो अब देखो, अब यहीं तक जब हम पहुंच गए होंगे ना, तो आप ऊपर का भूल गए। यही है, अगर आपकी रीडिंग स्पीड सही नहीं है, सही, आप बहुत ज्यादा नहीं पढ़ते हैं। अब आज के जमाने में तो क्या है कि आप बिना रील देखे आपका काम ही नहीं चलता होगा, सही है, ये भी एक इशू है। अब वो जब बिना रील देखे काम नहीं चलता तो उसके फिर रिपरकशंस भी होते हैं अपने अपने। तो ये आपको समझना है कि हर चीज का रिपरकशन है। अब इसका ये रिपरकशन है कि जब यहाँ पहुंचे तो ये भूल गए। द मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक बार और पढ़ देता हूं मैं आपके लिए। द मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड वे इज टू प्रमोट एनर्जी एफिशिएंसी, सही है। स्ट्रेट फॉरवर्ड वे प्रमोट करना है एनर्जी एफिशिएंसी को, रिड्यूस करना है ऑटोमोबाइल पोल्यूशन, कट करनी है सब्सिडी, यानी ये तीनों काम करने हैं। क्यों काम करने? टू एलिमिनेट द डीजल सब्सिडी स्पेशली सिंस ओनर ऑफ लग्जरी कार्स एसयूवी ऑफन बिकेम अनइंटेंडेड बेनिफिशियरी ऑफ दिस सब्सिडी। हाँ बिल्कुल सही बात है, डीजल में अगर सब्सिडी मिलेगी तो लग्जरी कार वाला भी डीजल भरवाएगा, एसयूवी वाला भी डीजल भरवाएगा, तो इससे उनको भी फायदा हो जाएगा। Another clear approach is to subsidize the sale of buses rather than merely reducing the excise duty. एक्साइज ड्यूटी घटाने से बढ़िया आप क्या करो, बस की सेल को कम कर दो, बस की सेल को सब्सिडाइज कर दो। देयर मे बी अदर इनोवेटिव मेथड टू अचीव द सेम गोल। अट्रैक्टिव प्राइजेस कैन बी अवॉर्डेड फॉर डिजाइनिंग मोर एफिशिएंट, एनर्जी एफिशिएंट, रोबस्ट, कंफर्टेबल पैसेंजर थ्री व्हीलर which play a crucial role in public transport on rural roads and narrow city lane। तो बेसिकली इतना पढ़ के अपने को ये समझ में आया कि सरकार एनर्जी एफिशिएंसी की बात कर रही, सरकार ऑटोमोबाइल पोल्यूशन घटाने की बात कर रही, और सरकार सब्सिडी काटने की बात कर रही। क्योंकि सरकार इस बात से चिंतित है कि जो वो सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं वो एक तो वहां नहीं पहुंच रही जहां पहुंचनी चाहिए, दूसरा वो ये चाहते हैं कि एनर्जी एफिशिएंट, रोबस्ट और कंफर्टेबल थ्री व्हीलर पैसेंजर व्हीकल बने, ठीक है। और किसके लिए बने? जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, रूरल रोड्स में बढ़िया काम करे, और नैरो सिटी लेन्स यानी जो पतली पतली रोडें उनमें बढ़िया काम करे। अब आप देखो इनमें इम्प्लिसिट अजम्पशन क्या है, सही है। अब देखो, देयर इज अ डिजायर टू प्रमोट एनर्जी एफिशिएंसी एंड रिड्यूस पोल्यूशन लेवल। यस, ये तो है ही, ये तो अजम्पशन ही, सही। अभी 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 मैं सही नहीं बता रहा हूं, अभी हम सारे पढ़ रहे हैं। एनर्जी एफिशिएंट ऑटोमोबाइल्स आर नॉट अवेलेबल इन द मार्केट। नहीं, ये बात तो कहीं नहीं कही वो गई है। वो क्या चाह रहे हैं कि और बड़े, वो ये बात तो हम कहीं से नहीं कह सकते कि एनर्जी एफिशिएंट ऑटोमोबाइल्स मार्केट में नहीं है। ये गलत हो गया, ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया। अगला पढ़ो, द गवर्नमेंट वांट टू रिप्लेस कार्स विद एनर्जी एफिशिएंट थ्री व्हीलर्स। सरकार, बिल्कुल ऐसी बात नहीं हुई है। यहां वो चाहते हैं कि थ्री व्हीलर्स आए, इसकी तो बात ही नहीं हुई कि कार्स को रिप्लेस कर दो उससे। ये अपने मन से एक्स्ट्रा जानकारी है, ये भी गलत है। रूलर्स रोड नीड टू बी रिफर्बिश्ड, नहीं, रोड की तो बात ही नहीं हुई है। वो तो ये चाहता है कि जो व्हीकल्स है वो ऐसे बने जो रूलर रोड को में चल सके, तो ये भी गलत है। तो सही आंसर क्या है इसका? फर्स्ट, देयर इज अ डिजायर टू प्रमोट एनर्जी एफिशिएंसी एंड रिड्यूस पोल्यूशन लेवल। आज हमने सारे सवाल बेसिक रखे, सिंपल रखे, कल ये सवाल थोड़े से कॉम्प्लेक्स होंगे, ठीक, तो आप ये ध्यान रखिएगा। अब एक छोटा सा, सही है, एक और क्वेश्चन मैं यही करवाना चाह रहा हूं। जैसे एक क्वेश्चन है, वी प्रोड्यूस बेस्ट फुटबॉल, सही है, ये एक कंपनी का, कंपनी वाई का। अब ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये क्या है बताओ? वी प्रोड्यूस दी बेस्ट फुटबॉल, ये एडवर्टाइजमेंट ही तो है। अब इसमें पहला अजम्पशन ये, फर्स्ट अजम्पशन आपको बताना है ये सही है कि नहीं। पीपल वुड रिस्पॉन्ड टू सच एड, पहला। दूसरा ये है, देयर इज अ डिमांड फॉर, देयर इज अ डिमांड फॉर फुटबॉल्स, सही है। वीडियो पॉज करें और ये क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें कि देयर इज अ डिमांड फॉर फुटबॉल। अब देखो, वी प्रोड्यूस द बेस्ट फुटबॉल,
अब अगर इस व्यक्ति ने ऐड डाला है तो ये क्या चाहता है, इसे तो लग ही रहा है कि पीपल रिस्पॉन्ड करेंगे, तो पहला वाला सही है। दूसरा वाला देयर इज डिमांड, तभी उसने ऐड दिया, सही है। अब एक और तीसरा अजम्पशन हो सकता है, क्या, पीपल बाय फुटबॉल फ्रॉम दोज हु प्रोड्यूस बेस्ट फुटबॉल। भाई तभी तो उसने इतना एक वर्ड यूज करे, दो द बेस्ट। वो ऐसा भी तो बोल सकता था वी प्रोड्यूस फुटबॉल, काम चल जाता, पर उसने क्या बोला, वी प्रोड्यूस द बेस्ट फुटबॉल। तो पीपल बाय फुटबॉल फ्रॉम दोज हु प्रोड्यूस बेस्ट फुटबॉल, ये भी बिल्कुल सही। अब अगर मैं यहाँ एक चीज का चेंज कर दूं तो सारा मामला गड़बड़ हो जाए। पीपल ओनली बाय फुटबॉल फ्रॉम दोज हु प्रोड्यूस बेस्ट फुटबॉल, अब ये गलत हो गया, क्योंकि उसने यहाँ ये बात कही नहीं है कि ओनली, नहीं बोला उसने। उसने क्या बोला कि लोग उसके हिसाब से खरीद रहे हैं, किससे, जो बेस्ट बनाता है। लेकिन वो ये नहीं कह रहा कि लोग उसी से खरीद रहे हैं जो बेस्ट बनाता है। तो अजम्पशन छोटी सी चीज है, सही है, छोटी सी चीज है, छोटी सी चीज हमने इनपुट करी, गेम पलट। तो ये छोटी छोटी चीजें, कल हम इसको और इसमें 10-20 टफ क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसको फिर से बताऊं, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब इस चैनल में हम लोग क्या करेंगे, इस चैनल में हमारा मेन फोकस रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करने। तो अभी हम लोग पहले सीआर क्रिटिकल रीजनिंग कंप्लीट कर लेंगे पूरी। इसके बाद मैं ये सोच रहा हूँ कि हर डेली डेली और अल्टरनेट डे में मैं हर, जैसे एक प्री का पजल और एक मेन का पजल, मेंस का पजल, ये सॉल्व करूँगा। फिर धीरे धीरे हम इसमें और भी क्वेश्चन डालेंगे, ठीक है। तो ये चैनल में केवल रीजनिंग रहेगा, ठीक। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। बाकी आगे ये एक और क्वेश्चन में लाया था, इसे अगली क्लास में करेंगे। आज का 1 घंटा हो गया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। ये आज की जो स्ट्रीम है इसको यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। आपसे मिलते हैं अगली क्लास। जय हिंद, जय भारत।